हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया भाई एक छोटू सा चैप्टर लेके, जिस छोटू से चैप्टर में भी सर ने अराउंड 50 क्वेश्चंस करवा दिए। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़े हैं तो कहीं कहीं पर कम समझ आ सकता है। तो अगर आपको लगे कि आप ये चैप्टर डायरेक्ट बिना वो चैप्टर पढ़े समझ जाएंगे, आपकी गलतफहमी है। ज़बरदस्ती करेंगे तो समझ जाएंगे, फील नहीं आएगा। स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। क्या है भाई? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है भाई। वो चार्ज हो गया है, ध्यान से देना वर्ड। चार्ज्ड मतलब चार्ज हो चुका है, ये पास्ट टेंस है। बाई बैटरी। 2 एम्पीरियन लूप बनाए गए, एक इस पॉइंट पर एक इस पॉइंट पर। तो बोल रहा है कि बी इंटू डी एल का प्रोडक्ट क्लोज इंटीग्रेशन में कहाँ पर जीरो होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर वाला या बोथ वाला। बोथ वाला। ये वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बैटरी जो है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो चुका है। जब चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर, तब यहाँ पर कुछ करंट जाता है। और हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है ये चीज़? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो ईएम वेव के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पहले वाला चैप्टर है, कि अगर कोई एक वायर है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अगर वहाँ से करंट जा रहा है तो मैक्सवेल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जब चार्जिंग हो रही थी तब यहाँ करंट जा रहा था, लेकिन इसके बीच में तो एयर था। तो इसके बीच में उन्होंने एक नीडल रखी और देखा यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, जबकि यहाँ पर एयर है, कोई करंट नहीं है। तो एक नए करंट का इन्वेंशन हुआ जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जब चार्जिंग हो रहा होता है तो यहाँ पर नॉर्मल करंट होता है जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। और यहाँ पर जो पैदा लेता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो जब चार्जिंग हो रहा होता है तब ऐसा होता है, जब चार्जिंग हो चुका होता है तब नहीं। तो अब चार्जिंग तो हो चुकी है, तो अब इसमें भी करंट नहीं जाएगा, यहाँ पर भी करंट नहीं जाएगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अलाउंग जीरो होगा। सिंपल सिंपल 4 मैक्सवेल की इक्वेशन दी थी यार मैक्सवेल ने। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा। पहली इक्वेशन जो थी वो गॉस लॉ से प्रेरित थी, मतलब उसके जैसी थी। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरी इक्वेशन थी एप्सिलॉन, एक सेकेंड, बी इंटू डी एस इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों आई? क्यों आई भाई? तो जाओ और चैप्टर पढ़ के आओ। तीसरी इक्वेशन थी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एल इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड पैदा लेती है, ई डॉट डी एल डी फाइव बाई डी टी होता है। ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में। अब ये क्या है? ये ई एम एफ पैदा लेगा। अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो फाई को क्या लिखते हैं हम? बी इंटू ए। तो एरिया तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देखो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है। फोर्थ इक्वेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंड्यूस्ड। अब यहाँ पर दो करंट होगा, कौन कौन सा? एक आई ड्रिफ्ट वाला, एक आई डिस्प्लेसमेंट वाला। ड्यूरिंग चार्जिंग ये केसेस है। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड था ऊपर, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, दोनों एक दूसरे को पैदा करते हैं। अब आ जाते हैं हम आगे, कहाँ पर आगे आएंगे? अच्छा, एक चीज़ और आपको करा देता हूँ, सिंपल सी है। क्यू इज इक्वल टू सी वी तो पढ़े ही होगे, कौन से चैप्टर में भाई? कैपेसिटर में। क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है, होने दो। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। सी तो कैपेसिटर है, कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी। तो ये मेरा आ जाएगा आई। अरे भाई, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है ना, तो डी क्यू बाई डी टी आई हो जाएगा सी इंटू डी वी बाई डी टी। तो ये कौन सा करंट है? ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट वाला करंट। इसकी 4 इक्वेशन है, एक ये हो गई। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एल इंटू डी वी बाई डी टी। अब ये चीज़ कहाँ पढ़े हैं कि सी की वैल्यू इसके बराबर होती है? ये भी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं हम। दो इक्वेशन बन गई। अब एक काम करें क्या हम? ये वी क्या है? वेलोसिटी नहीं है भाई, पोटेंशियल है। वी, एक सेकेंड, ये वी क्या है? पोटेंशियल। अगर मैं इस एल को अंदर लेके जाता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट ए डी वी बाई डी एल डिवाइडेड बाई डी टी बन जाएगा। और डी वी बाई डी एल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कहाँ पढ़े हैं? ये भी इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं। तो इसीलिए बोल रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पढ़े हैं तो फील नहीं आएगा चैप्टर का, ज़बरदस्ती तो पढ़ लेंगे। डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू आई, ये मेरी एक और इक्वेशन हो गई।
अब अगर मैं चाहूँ तो एरिया को भी अंदर ले जा सकता हूँ। अगर एरिया वेरिएबल रहा तो एप्सिलॉन नॉट ए डी ई ए बाई डी टी। अब ये क्या होता है भाई, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू आई। ये 4 इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, 1 2 3, ये 4 काम आएंगे आगे। स्टार्ट करेंगे हम अपने अगले सवाल से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है भाई, जिसका एरिया दे दिया है, सेपरेशन दे दिया है, एरिया दे दिया है, सेपरेशन दे दिया है, और उसको चार्ज किया बाई करंट आई। डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट ए बाई टू से कितना डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा। तो बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट ये कैपेसिटर प्लेट ऐसे होता है, तो हर पॉइंट से करंट निकलता है, मतलब पूरे एरिया से। लेकिन बोल दिया कि आधे एरिया से कितना निकलेगा, तो आई बाई टू निकलेगा आधे एरिया से। इस बात को ध्यान रखना कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डिस्प्लेसमेंट करंट के। अगर आधे के लिए पूछा डिस्प्लेसमेंट करंट तो आधा हो जाएगा, मतलब थर्ड वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया, चार्ज हो चुका है। ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स द प्लेट, सॉरी जुकाम हो गया है, बहुत तेजी से नहा के आया हूँ जब से। रेडियो एक्टिव सोर्स की वजह से इस रेट से चार्ज को लूज कर रहा है, मतलब डी क्यू बाई डी टी। यूनिट से भी आपको समझ जाना चाहिए था, ये 1.8 इंटू 10⁻⁸ है। अब आई होता क्या है, ऊपर ही बताया था, डी क्यू बाई डी टी ही तो होता है आई डिस्प्लेसमेंट। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यही आ जाएगा डायरेक्ट मेरा 1.8 इंटू 10⁻⁸। अब ये अच्छा सवाल है, दो सर्कुलर प्लेट है, रेडियस दे दिया हमको, इसको फॉर्म किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों प्लेट के बीच में, मतलब आई डिस्प्लेसमेंट दोनों प्लेट के बीच में 2 पाई एम्पियर है, तो फाइंड करो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ प्लेट। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हो गया। अगर आप एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर क्या नाम था यार उसका, या जिसका दूसरा नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो उसमें हम सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखे थे। तो ये कुछ सॉलिड सिलेंडर जैसा ही होगा, और यहाँ पर हम उसी टाइप से वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये एकदम सेम टू सेम है मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर के अंदर जैसा, बस। तो उसी तरह इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे। हमको आई पता है, आई पता है, हमको इसका रेडियस पता है, हमको जहाँ निकालना है उसका रेडियस पता है, बस सारी वैल्यूज पुट कर दो। जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू 2 पाई, 2 पाई क्वेश्चन में दिया है, इंटू 4 इंटू 10⁻²। ये कैसे किया भाई, 4 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर। आर कितना दिया है 0.1 मीटर, तो आर का स्क्वायर है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1 हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, म्यू नॉट इंटू ये नीचे क्या बन गया बताओ, ये मेरा बन गया 10⁻²। ये 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरा, सिंपली मेरा 4 म्यू नॉट बचा। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है, क्या होती है, याद करो याद करो याद करो, नहीं याद आ रहा है, ये होती है 1/4 पाई इंटू 10, एक सेकेंड, नहीं 1/4 पाई नहीं, ये होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आप ये चीज़ें सिंपल चीज़ें भूल सकते हैं एग्जाम में, तो इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। अब यहाँ पर हम म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 पाई इंटू 10⁻⁷। ये मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो सर्कुलर प्लेट हैं, जिसका रेडियस हमको दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है दोनों प्लेट के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट करंट बताना है। तो क्या अभी हमने ये चीज़ डिराइव की थी कि आई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा एप्सिलॉन नॉट ए डी ई बाई डी टी किया था कि नहीं, अभी डिराइव, हाँ। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बता दो, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एरिया दिया है क्या, नहीं रेडियस दिया है, तो हम क्या करेंगे, एरिया लिख देंगे, पाई आर का स्क्वायर इंटू डी ई बाई डी टी कितना दिया है 10⁻10 दिया है। अब एप्सिलॉन नॉट पाई आर कितना है 0.05, क्या मैं इसको 1/20 लिख दूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.055 1/20 ही होता है इंटू 10⁻10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, एसआई में तो जरूर, वो 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। इसको पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1/400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन है। अब देखो आ गया हमारा
मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको एक बात बता दूं कि क्या ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कैसे लिख दिए भाई, जाओ जाके वेव चैप्टर पढ़ के आओ, वैसे लिख दिए। तो ये एक वेव का एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बस इसमें से चीज़ें कंपेयर करके आपको फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा मेरा सिंपली 3 × 10⁻11 है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2πf इज इक्वल टू 3 × 10⁻11। तो एफ हो जाएगा, यहाँ पर 2π से डिवाइड करेंगे, 2π मतलब लगभग 3.2 के अराउंड होगा। 2 भी पकड़ लेंगे, 6 भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये लगभग हाफ हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5। 1.5 कैसे होगा, 0.25 होगा ना। अरे यार ये देखो ओमेगा की वैल्यू गलत ले ली ना, पाई भी है ओमेगा की वैल्यू में। तो यहाँ पर पाई होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, और यहाँ पर क्या होगा मेरा 2 होगा। तो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, तब 1.5 × 10⁻11 मेरा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे भाई, तो याद करो उस दिन को जब हम वेव पढ़ रहे थे तो k इज इक्वल टू 2π/λ पढ़े थे। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, ये 5000 पाई। तो हमको वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ को इस साइड लेके जाएंगे, ये 2π/k हो जाएगी। अब 2π को 2π ही रहने दो, k का है 5000 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और 2 से 50 कैंसिल, तो 1/2500 मेरा आंसर हो जाएगा वेवलेंथ। अब क्या करें, स्पीड ऑफ वेव बतानी है। अब स्पीड ऑफ वेव कैसे बताएंगे, याद करो मैंने बताया था कि v इज इक्वल टू W/k, मतलब जो विकेट कीपर है वो वीके है। वीके कौन है भाई, वीके एक लड़के का नाम है जिसका नाम है विकास कुमार। तो W बराबर वीके को आपको याद करना था, वेव चैप्टर में याद कराया है ऑलरेडी। तो मुझे क्या बतानी है, वेलोसिटी। तो सिंपली W कितना है भाई, W मेरा है 5000 पाई, नहीं 3 × 10⁻11 है, और k कितना है 5000 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 3/5 × 10⁻8 हो जाएगा। नीचे से 3 0 ऊपर गया, माइनस करा दिया, 8 बचा। अब 5 को 3 से कैंसिल करेंगे, तो 5 5 25 5 36, 0.6 × 10⁻8 होगा, और यही मेरी हो जाएगी वेलोसिटी। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बताना है। तो क्या आपको, अब मैं EM वेव पढ़ना शुरू कर दूँ। एक सिंपल से फॉर्मूले पर नीट वालों ने पता नहीं क्यों इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है वो होती है बहन की गाली, E बराबर BC। इस बात को आप याद रखिएगा। इतने सिंपल से चीज़ पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। अब क्या मुझे B0 पता है, हाँ ये मेरा B0 है 8 × 10⁻6। तो 8 × 10⁻6, C की वैल्यू तो अगर आपको नहीं याद होगी तो आज ही आप नीट की पढ़ाई छोड़ सकते हैं, क्योंकि C होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो 8 तिरिक 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24 होता है। अब ये स्पीड ऑफ लाइट होती है जब ये वैक्यूम में ट्रैवल करती है, लेकिन इसकी वेलोसिटी तो कुछ और आई है। तो हम स्पीड ऑफ लाइट की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे। कितनी आई थी, 0.6 × 10⁸, तो 8 × 48 होता है। तो मेरा 4.8 मल्टीप्लाई बाई 6 का पावर 8 को पावर को कैंसिल करेगा, तो 2 की पावर बचेगी, और जब हम इसमें 2 की पावर लगा देंगे तो 480 आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड। अब हमको इक्वेशन लिखनी है। तो आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये एप्सिलॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जैसे एक वेव की वेलोसिटी होती है, वेव की वेलोसिटी होती है, वो वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। ये वेव है, और इस वेव का मान लो वेव अगर आई कैप में है तो ये जे कैप में होगा और ये के कैप में होगा। ये कुछ उसी तरह से है जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था BLV, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन ये इस साइड और इस साइड है। ठीक है, EM वेव में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हमारा जो वेव का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, मतलब तीनों डायरेक्शन में होता है, बस इतना ध्यान रखो। अब मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये कैसे लिखेंगे, तो सिंपली देखो, मेरी ये मैग्नेटिक फील्ड y में जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, y में। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वो x में जाएगी या तो वो z में जाएगी। अब हमको इक्वेशन से देखने आता है कि ये वेव
किधर जा रही है, एक्स में, वाई में, जेड में, तो जो यहाँ पर के का मल्टीप्लायर होता है ना, उसी डायरेक्शन में कौन जाता है, वेव खुद उसी डायरेक्शन में जाती है। तो इसका मतलब कि वेव तो एक्स में जा रही है, वेव तो एक्स में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे वाई में दिया है, तो बचा क्या, सिंपली सिर्फ जेड बचा। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जेड में होगी, वो कितनी होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट। और ये सेम क्या बोलते हैं, बी और ई का जो ओमेगा होता है फ्रिक्वेंसी, वो सेम होती है, तो ये डब्ल्यू टी भी वही आ जाएगा और के एक्स तो वही रहेगा, क्योंकि वेव अभी भी एक्स में जा रही है। बस अब सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। ई नॉट की वैल्यू कितनी है 480, के की वैल्यू कितनी थी भाई, के की वैल्यू ऊपर दी थी 5000 पाई इंटू एक्स माइनस 3 × 10⁻11 पाई टी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ जाएगी। आगे चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा वाला भाई, ये वाला, कि जो मीडियम में वेलोसिटी होगी, अगर किसी मीडियम में, नॉर्मली वैक्यूम में होती है, बट अगर किसी मीडियम में बोला है तो v जो होता है वो c बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट आता है। ये दोनों कांस्टेंट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों डायमेंशन लेस होते हैं, इसका डायमेंशन हो गया, नीट में भर भर के पी वाई क्यू इस पे आए हैं। अब यही मीडियम की जगह वैक्यूम होता तो यहाँ पर भी सी आता, सी से सी कैंसिल हो जाता, लेकिन मीडियम है तो हमको क्या बताना है, मीडियम में वेलोसिटी। तो ये जो था ये मेरा किस में है, ये मेरा वैक्यूम में है, तो जब ये मीडियम में होगा तो यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे, और एप्सिलॉन नॉट मीडियम में जो होता है, म्यू नॉट मीडियम में जो होता है, वो हमारा होता है म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट आर, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट आर। इसका मतलब समझ में आया क्या, कहाँ सीखे हैं ये चीज़, किसी एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव जो होता है वो उस मीडियम का डिवाइडेड बाय वैक्यूम का होता है, या एयर का कह सकते हैं रिलेटिव। तो यहाँ से मीडियम की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब हमको क्या बताना है, हमको वेलोसिटी ऑफ वेव बतानी है, तो सिंपली हम ऊपर क्या लिख देंगे, 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर मीडियम है। अब मीडियम है तो सिंपली एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये हो जाएगा। और क्या होगा, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये रूट इधर पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कुछ ये वाला हमारा आंसर मैच करेगा। हालांकि यहाँ पर ये वैल्यू भी साथ में इसके रहनी चाहिए थी, बट नहीं दिया है, तो हो सकता है ऑप्शन में कोई करेक्शन हो, लेकिन सर ने ऐसे कराया है। अब आगे चलेंगे अगले सवाल पर, स्पीड ऑफ ईएम वेव की स्पीड मुझे मीडियम में बतानी है। तो क्या होती है मीडियम में ईएम वेव की स्पीड, v इज इक्वल टू सी बाई एम इंटू म्यू एम, अभी हमने पढ़ा है, तो ऊपर मेरा c आ जाएगा, मतलब 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर मुझे क्या दे दिया है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 2.25, मतलब इसकी वैल्यू हमको दे दी है 2.25, और इसकी वैल्यू रिलेटिव परमीबिलिटी की वैल्यू भी दी दी है, कितनी है भाई 4 है, तो इसको 4 कर लो। तो अगर हम एक काम करें, इसको कन्वर्ट करें, तो इसको हम 225/100 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के, हाँ 4 से इसको काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो ऊपर 3 × 10⁻8 होगा, नीचे मेरा रूट के अंदर 225/25 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर मेरा सिंपली 10⁻8 ही रहेगा, और नीचे मेरा 225 का रूट कितना होता है 15, और 25 का रूट 5 होता है, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, और क्या बन जाएगा 5×3 = 15 डिवाइडेड बाई 15 × 10⁻8, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो हमारा 10⁻8 वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में प्रोपोगेट कर रही है, देखो अलोंग जेड एक्सिस, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद जेड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमको दे दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होगा वो जेड में तो नहीं होगा, एक एक्स में होगा, एक वाई में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बता दिया भाई ने, क्या बता दिया कि एक्स में है, तो बचा क्या वाई वाला, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब वाई वाले 3 ऑप्शन हैं, अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, क्या कि वो जो गाली वाला बताया था ना आपको, E बराबर BC, तो मुझे सारे आंसर C के फॉर्मेट में दिए हैं, तो मैं बी वाई को बी नॉट लिखता हूँ, लेकिन सिर्फ बी नॉट होता है, वो B0/C नहीं होता है, तो मैं बी नॉट को क्या लिख सकता हूँ, सी को इस साइड लेके आऊँगा, तो ये बन जाएगा E0/C इज इक्वल टू बी नॉट, तो मैं बी नॉट की जगह E0/C लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें E0/C नहीं है, इसमें है, इसमें मल्टीप्लाई में है, इसलिए गलत हो गया, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा।
ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से डायरेक्शन में होगी? तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव होती है वो होती है ई के डायरेक्शन और बी के क्रॉस, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, फोर फिंगर रखेंगे ई की तरफ और थप्पड़ मारेंगे बी को, तो हमारा जो थंब है वो हमको वेव की डायरेक्शन बता देगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात, यहाँ पर तो वैसे कुछ बताना ही नहीं है, डायरेक्ट सिर्फ लिखना था यार, ई क्रॉस बी होता है, बी क्रॉस ई नहीं, ध्यान रखना। तो ये वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, इसमें मुझे बताना है भाई, वेव प्रोपेगेशन इन मीडियम वेलोसिटी इतना, मतलब आई में है, मतलब एक्स में मेरी वेव है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो सकती है बताओ, या तो वाई में होगी या तो जेड में होगी, दोनों में से किसी एक में ही होगी। मतलब हमारा एक्स वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो लो वाई का भी खेल खत्म, बचा सिर्फ जेड। अब जेड में भी दो पार्ट होंगे, एक या तो माइनस जेड होगा या तो प्लस जेड होगा। अरे भाई, या तो माइनस के होगा या तो प्लस के होगा। इस पे तो इतना खेला खेल चुके हैं आप मैग्नेटिक फील्ड में कि अब आपको यहाँ पर ऐसे हो जाना चाहिए। अब ये किधर होगा, सोचो जरा, अपना दिमाग लगाओ। वेव की डायरेक्शन एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई में है, तो बच क्या रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरा आई कैप में है, ये मेरा जे कैप में है, तो बचा क्या, के बचा। डाउट है कि ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो वाई की तरफ हाथ रखो, तो वाई ऊपर होता है, लो रख दिया हाथ, और बी को ऐसे थप्पड़ मारो कि थंब तुम्हारा एक्स में जाए। वाई की तरफ हाथ रखा, बी को अपने मुंह की तरफ थप्पड़ मार रहा हूँ, तो देखो थंब मेरा एक्स में जा रहा है, तो थंब मेरा एक्स में जा रहा है, तो वेव को थंब बता रहा है, तो थप्पड़ को मेरी तरफ मतलब बाहर, बाहर मतलब आउट, आउट मतलब प्लस के मतलब प्लस जेड। इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। अब यहाँ पर भी आपको फील नहीं आएगा अगर आपने मैग्नेट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है। अब आगे चलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फ्री स्पेस में हमको ये वेव की वैल्यू दे दी, हमको पीक वैल्यू बतानी है। अब भाई पीक वैल्यू क्या होती है, तो आपको बताते हैं किसकी पीक वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की। मुझे ई पता है, मुझे ई आर एम एस पता है, तो क्या मैं बी आर एम एस निकाल सकता हूँ। ई बराबर बी सी था, तो बी हो जाएगा ई आर एम एस बाई सी। ई आर एम एस की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻−8। तो मुझे बी आर एम एस तो मिल गया, लेकिन मुझे बी आर एम एस थोड़ी चाहिए, मुझे पीक वैल्यू चाहिए। तो पीक वैल्यू में तो रिलेशन आपने अल्टरनेटिंग करंट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि बी नॉट जो होता है वो मेरा होता है बी आर एम एस, और किसी का भी पीक चाहिए होता है तो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 का इंटू 10⁻⁻8, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा √2 का, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, तो 14 दूनी 28 हो गया, तो 2.8 इंटू 10⁻⁻8 वाला आंसर होगा, 2.8 वाला आंसर हो गया। आगे चलेंगे, लाइट वेव वाई डायरेक्शन में है, ध्यान से देखना, लाइट वेव मेरी वाई डायरेक्शन में है, ये लो मैंने वाई बना लिया। ई मेरा एट एनी टाइम एक्स डायरेक्शन में है, वो मैंने एक्स भी बना लिया, सॉरी हाँ एक्स में है, पॉजिटिव एक्स में है। तो या तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी या तो इधर होगी, मतलब या तो प्लस जेड में होगी या तो माइनस जेड में होगी, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब मुझे बी की डायरेक्शन बतानी है, तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर फिंगर रखते हैं, एक्स में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थप्पड़ मारेंगे बी को, ऐसा थप्पड़ मारे कि थंब मेरा वाई में जाए। लो मेरा थंब वाई में चला गया और मैं थप्पड़ मार रहा हूँ बी को, ये लो, मतलब ये कहाँ जा रहा है, अंदर आपकी तरफ। अंदर का मतलब माइनस के कैप, माइनस के कैप मतलब माइनस जेड, मतलब माइनस वाला हमारा आंसर होगा। तो ये चीज़ का फील हमने बहुत सारे क्वेश्चन वैरायटी ऑफ करके किए हैं, ये जो भी थंब मार के दिखाया, तो ये तो मुझे तो आसान लग रहा है, तो अगर आपने मूविंग चार्ज नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ठीक है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, एक सेकंड, माइनस जेड ही होगा पक्का। फिंगर रखा, थंब वाई में गया, थप्पड़ मारा बी को, अंदर 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 मतलब प्लस नहीं, अंदर का मतलब माइनस होता है, बाहर का मतलब प्लस होता है, तो यही वाला हमारा सही आंसर है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है ईएम वेव के, ईएम वेव जो कि प्रोपोगेट कर रही है प्लस जेड में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेव जेड में है, तो हमारी ई क्रॉस बी किस में होगी, एक्स वाई, वाई एक्स मतलब एक्स वाई आएगा, जेड नहीं आएगा। एक्स वाई का मतलब क्या है, आई और जे, तो जे के है ये तो नहीं होगा, आई जे है ये हो सकता है, के आई है ये भी नहीं होगा, जे आई है ये भी हो सकता है। अब देखते हैं भाई, मुझे एक बात बताओ, जेड पॉजिटिव में मेरा थंब है, ये वेव की डायरेक्शन है, जेड पॉजिटिव मतलब बाहर, ये लो मेरा थंब यहाँ आ गया, मेरी तरफ थंब आ गया, तो ये वेव की डायरेक्शन बता रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर फिंगर रखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो नीचे हो सकती है, मतलब माइनस जे में, या तो ऊपर हो सकती है, या तो यहाँ हो सकती है। तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर ई को रखेंगे और बी को थप्पड़ मारेंगे तो ये जेड इस साइड आएगा। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं दो ही ऑप्शन बचता है, ई को प्लस आई में रखूँ, लो मैंने ई को प्लस आई में रखा और मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारा, ऐसे थप्पड़ मारा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, जे में, और मेरा थंब इधर ही आ रहा है, तो ये मेरा सही होगा। अब ये गलत क्यों होगा वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा। ई को मैंने जे में रखा, लो मैंने जे में रखा और बी को थप्पड़ मारा, भाई बी तो मेरा कहाँ है, पीछे है, तो ऐसे उल्टे हाथ से थप्पड़ मारते नहीं, ऐसे मारना पड़ेगा। तो मेरे वेव का जो डायरेक्शन है वो अंदर जाने लगेगा, अंदर जाने लगेगा मतलब माइनस जेड हो जाएगा, लेकिन माइनस जेड तो है नहीं, प्लस जेड है, इसीलिए ये वाला आंसर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें सेम फेज में होती है। कैसे, तभी तो वहाँ पर के और ओमेगा की वैल्यू सेम थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम फेज में होती, अपोजिट फेज में नहीं, अपोजिट फेज में नहीं। और क्या पैरेलल होती है, गलत। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक apparatus है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है इतने से, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितने से ऑसिलेट कर रहा होगा ये बताना होगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, E इक्वल टू डी सी लगाने वाले, सोच लो। अब 18 है इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सी को इधर लाएंगे, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज टू 8, 3 छक 18, तो 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8, 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो क्या आपको वो चार्ट याद है, पहली क्लास में सर ने बनवाया था इलेक्ट्रोस्टैट के, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती है, रेस्ट चार्ज से नहीं होती, मूविंग चार्ज से नहीं होती। रेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आगे चलेंगे। अब देखो आगे हम इस पार्ट में, ये वाला पार्ट थोड़ा सा आसान है। गाड़ी यक्स यू वी इन माई रेंज, क्या लिख रहे हो भाई, गाड़ी से हो जाएगा गामा, एक्स से हो जाएगा एक्सरे, वी से हो जाएगा अल्ट्रावायलेट, यू से वी से हो जाएगा विजिबल, आई से हो जाएगा इंफ्रारेड, और एम से हो जाएगा माइक्रोवेव, और ये हो जाएगा रेडियो वेव। ये पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब मुझे एक बात बता दो, क्या आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। तो फोटोसिंथेसिस में ये बात भी पढ़ी होगी कि 400 या 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में विजिबल लाइट होती है, जिसमें विबग्योर आता है, और रेड लाइट में मोस्ट फोटोसिंथेसिस और ब्लू लाइट में मोस्ट फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या वेवलेंथ बढ़ रही थी, हाँ बढ़ रही थी, नहीं पता तो आपने फोटोसिंथेसिस के ध्यान से नहीं पढ़ा है। तो इस डायरेक्शन में मेरी क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीजिंग होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इसी सिंपल चीज पर सवाल आ गया है। अब वेवलेंथ विजिबल लाइट, कौन कौन सी लाइट है, विजिबल है, एक्सरे है, माइक्रो है। विजिबल तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, माइक्रो की होगी, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, एक्सरे की होगी, तो इसमें एक्सरे नहीं है, इसमें है, तो हमारा ये वाला आंसर। और सिर्फ इसी ऑर्डर पर मल्टीपल पी वाई क्यू आए हैं, बस इतना याद रखना। अब ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले ये वाले कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रांसपोर्ट ईएम वेव, कौन ईएम वेव के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो एनर्जी तो करती है भाई, मोमेंटम भी करती है, इन्फॉर्मेशन भी करती है, तभी तो आप रेडियो पे गाना सुनते हैं, तो वो एक तो इन्फॉर्मेशन ही है ना। लेकिन चार्ज मूव नहीं करता, क्योंकि ईएम वेव जो होती है उस पर चार्ज, नेट चार्ज जीरो होता है, ये न्यूट्रल होती है, और न्यूट्रल होने की वजह से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट भी नहीं करती है। यही हमारा अगला सवाल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफ्लेक्टेड बाई नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आपको बता दूं ईएम वेव की जो स्पीड होती है नॉर्मली वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो ईएम वेव में हमने एक्सरे पढ़ा भी, ऊपर बताया, माइक्रोवेव आता है, गामा भी आता है, बीटा तो भाई एक्सरे है ही नहीं, बीटा के बारे में हम न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे थोड़ा सा। रेड लाइट और ब्लू लाइट में क्या फ़र्क होता है, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ब्लू लाइट की वेवलेंथ उसके कंपेयर में कम होती है। बायो फिजिक्स नहीं आती तो बायो तो आती होगी, कि फोटोसिंथेसिस होता है और रेड में ज़्यादा होता है, और रेड में ही ज़्यादा होता है, कौन से साइंटिस्ट ने बताया था बताओ, कमेंट करना। तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी, अरे भाई E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक तरह से इनवर्स रिलेशन में होते हैं, एक तरह से। तो जिसका वेवलेंथ अलग अलग है उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट वेवलेंथ, गाड़ी यक्स यू वी इन माई रेंज, रेंज मतलब रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और रेडियो वेव है भी। अब आ जाते हैं हम अपने इस वाले क्वेश्चन पर। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ और रटनी पड़ेगी, हाँ अपनी बायो की शक्ति लगाओ और रटो। गाड़ी यक्स यू वी इन माई रेंज,
तो इसकी एनर्जी रटनी है। कैसे रटेंगे भाई, मैं बताता हूँ ना, जैसे सर सिखाए हैं। ये क्या है, विजिबल लाइट है, फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो एनर्जी होती है नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आती है। हाँ, जितने भी क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े हैं सब में आंसर देखो, क्वेश्चन मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो आप ये वाला रट लेंगे, बस इसी से हम आगे चलते जाएंगे। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मुझे एक बात बता दो कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वेवलेंथ हमारी बढ़ेगी। और क्या आपने E इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा पढ़ा है? वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होती तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी कम होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन से कम होगा इसका, कितना होगा वो 1 मिली इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर में होगा। मिली मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी बहुत सारी समस्या ये चीज़ सॉल्व करने जा रही है। और ये हो जाएगा माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हो जाएगा, आप इसको याद रख लेंगे, 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है ये भी तो आपको नहीं याद होगा, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻19। इस बात को याद रखना। अब इसके इस साइड वेवलेंथ कम होगी, लेकिन इस साइड तो वेवलेंथ, इस साइड वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, इस साइड वेवलेंथ घटेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी वो हमको याद करना है। इस साइड मिली है तो इस साइड क्या होगा, इससे तो ज़्यादा ही आएगा। तो ये लगभग 10 से 100 इलेक्ट्रॉन के बीच में आएगा अल्ट्रावायलेट, और ये आ जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। और ये आ जाएगा, किलो के बाद क्या आता है, मेगा। अरे भाई किलो मतलब 10⁻3, उसके बाद मेगा मतलब 10⁻6, तो ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में। ये क्या था, एनर्जी थी मेगा इलेक्ट्रॉन के ऑर्डर में, मतलब 1 मेगा होता है 10⁻6। अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कौन से क्वेश्चन को भाई, कहाँ गया यार वो क्वेश्चन, यही तो था अभी, आ गया भाई, आजा 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 आजा, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा नीट में आ सकता है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है हमको और हमको बताना है कि वेव किस में फॉल कर रही है। तो आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी रटें, या तो आप ऐसे निकाल भी सकते हैं कि E इक्वल टू एच सी, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा होता है, और E इक्वल टू एच भी होता है। अगर आपने डुअल नेचर नहीं पढ़ा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ा है ना, हाँ, तो उसमें भी ये है। अब H की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻34, याद होनी चाहिए आपको। फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻15 दिया है, 6 इंटू 10⁻15 दिया है। तो 6.5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो लगभग 40 आएगा, और 10⁻34 का मल्टीप्लाई 10⁻15 में करेंगे तो ये लगभग 10⁻19 मेरा आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो वैल्यू है ये मेरी कैसी है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, ये जूल में आई है। किस में आई है, जूल में, एसआई यूनिट में। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या करेंगे, डिवाइड। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमने गाड़ी वी इन माई रेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद की है। अब जब इससे इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 40 ये लगभग 1.5 है, 1.5 मतलब 3/2, तो 40 दूना 80, 80 को 30 से काटेंगे तो लगभग 25 के अराउंड आएगा, तो 25 आ जाएगा। ये इससे पूरी तरह से कट जाएगा, तो 25 इलेक्ट्रॉन के आसपास मेरी एनर्जी आएगी। तो क्या आपने जब गाड़ी यक्स यूवी पढ़ा था तो विजिबल का तो 1 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और अल्ट्रावायलेट का 10 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में था। तो 10 से 100 के बीच में ही तो 25 आता है, तो इसीलिए हमारा अल्ट्रावायलेट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर अल्ट्रावायलेट तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे, तो अल्ट्रावायलेट के सबसे पास कौन है, एक तो विजिबल है और एक तो एक्सरे है। विजिबल ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हम एक्सरे मार्क करेंगे जो सबसे पास में है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका बायो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में ईएम वेव के, जिसमें जो भी क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ पर क्वेश्चन आ गया था। नॉर्मली फ्रिक्वेंसी और एनर्जी पर आता है, बट वेवलेंथ पे आ गया, और वो भी नंबर के साथ। तो जेई मीन में ऐसा आ सकता है, तो नीट में भी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा आ सकता है। तो अपने बायो की शक्ति लगाकर हम सारी वेवलेंथ की रेंज याद करेंगे आज, और आपको याद करना ही पड़ेगा। तो कुछ तरीके हैं ताकि आसानी से इसको हम याद कर सकें। कैसे याद है, गाड़ी यक्स यू वी इन माई रेंज, ये याद था। हाँ, ये तो हमको याद है। और आपको क्या याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, या पहले से याद होगा, कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ये कहाँ से याद है, ये फोटोसिंथेसिस से याद है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर ये बात लिखी है फोटोसिंथेसिस चैप्टर के। अब इतना तो ठीक है, बाकी सबका कैसे याद करें। आपको याद करना है ऐसे एक सीढ़ी है जो एक साइड से
टूटी है, और यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू कॉपी होती है, ऐसे 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 ऐसे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉपी होती है। अब आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा, क्या? 1 3 8 11 14 या 15 कुछ भी ले लो। तो 1 3 8 11 14 14 11 8 3 1। डबल मीनिंग मत लेना, बस याद करने के लिए बताया, मैंने खुद वैसे ही याद किया है। तो क्या बताया था मैंने? ये वाली वैल्यू यहाँ पर रिपीट होगी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आ गई, और यहाँ की स्टार्टिंग वाली वैल्यू यही होगी। हाँ, ये वैल्यू तो मुझे पता चल गई। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं हमारी वेवलेंथ बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है कि नैनोमीटर है, मतलब 10⁻⁹ के पावर पर है, तो इससे तो छोटी वैल्यू होगी। अब ये 7 ले लेंगे, अगर मान लो हम 7 ले लेते हैं तो 10⁻, अरे इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं भाई 7 के फॉर्म में, तो 7 × 10⁻7 हो जाएगा। कैसे? नैनोमीटर 9 है, 2 जीरो ये खा गया। तो अब क्या बचेगा? तो इससे तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, छोटी नहीं, इससे बड़ी, क्योंकि हम ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो वो वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻ कितनी? 3 के पावर में, और ये होगी मीटर में। और यही सेम वैल्यू रेप्लिकेट होगी यहाँ पर, तो ये आ गया 10⁻3, और फिर 10⁻3 मीटर से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उससे भी बड़ी होगी, तो यहाँ पर आएगी 10 नहीं, यहाँ पर सिंपली 1 मीटर आ जाएगा, और यहाँ की वैल्यू इसमें रेप्लिकेट होगी, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर से 100 मीटर तक। तो आपको जो याद कराया था ना 1, तो ये 1 था, 3 ये पावर में 3 था, 8 अभी आएगा, 8 इसके बाद आएगा। 8 का मतलब है अब जैसे जैसे इसके नीचे आएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी, मतलब इनसे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इनसे छोटी वैल्यू कैसे मिलेगी? इनसे छोटी वैल्यू ऐसे मिलेगी कि ये 400 नैनोमीटर है, मतलब 4 × 10⁻⁷ है। तो इससे छोटा क्या होगा? इससे छोटा होगा 10⁻⁸ मीटर वाली, ये मीटर में है, तो इससे भी छोटा ये है, और ये किसके लिए? इसके लिए है। अब ये वैल्यू रेप्लिकेट होके यहाँ आ जाएगी, क्रॉस बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 10⁻⁸, और इससे भी छोटी वैल्यू यहाँ आएगी। कितनी आएगी भाई? 8 के बाद क्या था? 11 था, तो यहाँ पर 10⁻11 मीटर हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर रेप्लिकेट होके जाएगी, तो 10⁻11 हो जाएगा, और इसकी रेंज इससे भी छोटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10⁻14 या 15 भी हो सकती है। तो ये हमारी गामा की रेंज है, ये हमारी एक्स की वेवलेंथ की रेंज है, ये हमारी विजिबल की है, ये हमारे वो अल्ट्रावायलेट की थी, ये विजिबल की थी, ये इंफ्रारेड की थी, ये माइक्रोवेव की है, ये रेडियो वेव की है। आपको कौन सी पक्का याद ही होनी चाहिए, आपको गामा याद होना चाहिए, क्योंकि ये लीस्ट है, 10⁻14 या 15 भी याद कर सकते हैं। और रेडियो की याद होनी चाहिए, सबसे बड़ी है 1 से 100 मीटर का रेडियो। अब इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, एक रेडियो है, वो यहाँ पर बैठने पर और वहाँ पर ले जाने पर 100 मीटर ले जाने पर सिग्नल पकड़ता है। तो मैंने आपको ये क्यों याद कराई, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं माइक्रोवेव की। अच्छा देखो, मैंने गामा बताया था ना, गामा, तो गामा की वैल्यू ये देखो, सीधा सीधा मिल गई कि नहीं? आपको मिल गई। तो पहले का तो दूसरा होगा, पहले का दूसरा इसमें नहीं है, पहले का दूसरा, अरे यार सिर्फ गामा से पूरा आंसर हो गया। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। बी का सेकंड है, एक मिनट, एक नहीं है भाई, बी का सेकंड है, सॉरी, ये नहीं होगा, बी का सेकंड है, ये नहीं होगा, तो बचा ये और ये वाला। अब अच्छा एक बात बताओ, रेडियो वेव की सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो मैंने बताया था सबसे बड़ी और सबसे छोटी याद कर लो। तो रेडियो मतलब सी का 1, तो सी का 1 तो भाई दोनों में है। अब क्या करें? अब हम आते हैं एक्सरे पर, और अगर ये वैल्यूज नहीं याद होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। एक्सरे की 10⁻11 से 10⁻8 के बीच में होती है, तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू है? यही वाली है ना, है कि नहीं है? हाँ, तो डी का थर्ड इसमें ही है, तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नीट में सवाल आ गया, हालत खराब हो जाएगी, वहां पर आप बोलोगे यार ये कौन रटता है, सर ने रटाया है तो इसलिए मैंने भी रटा दिया। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है वैक्यूम में प्रोपोगेट कर रही है, तो हमको पता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। अब हमको क्या पता है भाई कि E बराबर BC0 होता है। हाँ, ये तो हमको पता है। एक काम करें क्या, सी को उधर ही रहने दो और बी को इधर लेके आ जाओ। आ गए। अब क्या करें भाई? अब एक काम और कर सकते हैं, ये सी है क्या? एक तरह से तो वेलोसिटी ही है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू W/K। विकेट कीपर का नाम था विकास कुमार, VK। तो मैं V की जगह पर W/K रख सकता हूँ, तो मैं E0/B0 इज इक्वल टू W/K रख दिया। तो ऐसा कोई आंसर है नहीं? हाँ, ऐसा एक आंसर है। अच्छा नहीं है यार,
इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ई के बी डब्ल्यू, ई के बी डब्ल्यू, ई के बी डब्ल्यू, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ये देखो ई के बी डब्ल्यू मैच हो गया। अच्छा ये कहाँ पढ़े हैं हम, ये हम पढ़े हैं वेव्स चैप्टर में। आगे चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमको दे दी है और ये हमको क्वेश्चन, यार ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है। अरे यार ये लास्ट लेक्चर का ही क्वेश्चन है, माइक्रोवेव आया था पिछले क्लास में, करवाया था इसको। आगे चलो, स्टेबलिश द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट आई एम्पियर है, स्पेस पैरेलल प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी इतनी फराड है, तो वैल्यू ऑफ ये बतानी है। क्या हमने आई डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर सी इंटू डी वी बाई डी टी पिछले क्लास में इक्वेशन लिखी थी डिस्प्लेसमेंट करंट की? हाँ, इस डिस्प्लेसमेंट करंट को क्वेश्चन में आई बोल दिया है, सी को बोल दिया है हाफ फेराल, और हमको डी वी बाई डी टी बताना है। तो सिंपल इसको इस साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2i बराबर डी वी बाई डी टी, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे, अरे यार ये तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हो सकता है 2 बार पेपर में आया हो, कि प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे पैदा लेती है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज से लेती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं लेती है, स्टेशनरी चार्ज से नहीं लेती है, चार्जलेस पार्टिकल से नहीं लेती है। अब 2 स्टेटमेंट दी है, हमको बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। विच वन द फॉलोइंग फॉल्स, हम टाइम के अभाव की वजह से सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ये तो एक दूध पीते बच्चे को भी पता है, क्योंकि अगर वेव की डायरेक्शन इधर है तो ये ई क्रॉस बी होती है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। इसमें पैरेलल बोल दिया, पैरेलल टू ईच अदर, यही चीज गलत बोल दी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता तो सही होता, तो यही बात गलत थी। डिसेंडिंग ऑर्डर बतानी है वेवलेंथ की। अब गाड़ी यक्स यूवी इन माई रेंज, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर, हाँ तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, ये चीज तो हमने पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था। तो सबसे ज्यादा, सबसे क्या बताना था, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, गामा का, तो गामा गामा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब और क्या दिया है भाई, माइक्रो और इंफ्रा, माइक्रो और इंफ्रा, माइक्रो मतलब माइक्रो कहाँ पर होगा, एक्स यूवी इन माई रेंज यहाँ पर होगा। माइक्रो और इंफ्रा में माइक्रो की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो मोस्ट पे ये आ जाएगा, लीस्ट पर ये आ जाएगा, यहीं से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या था, गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं आप इसको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो जीरो वैल्यू कंप्लीट साइकिल में किसकी होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जीरो नहीं होती है, आगे इसको बता रहा हूँ। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, तो इन दोनों की वैल्यू जीरो होती है, तो ऑल ऑफ अबाव नहीं होगा, इन दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होती है, कितनी होती है आगे सीखेंगे हम। कौन से चैप्टर में, इसी चैप्टर में। अरे यार मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, अच्छा मैग्नेटिक में एप्सिलॉन कहाँ गया भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट म्यू, एप्सिलॉन नॉट होगा ही नहीं इसमें, बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, ये होती है मैग्नेटिक एनर्जी, ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आगे रेडिएशन एनर्जी नॉर्मली फॉल कर रही है, तो मोमेंटम बताना है। अब मोमेंटम का रिलेशन का अब नेक्स्ट चैप्टर में आप ये चीज़ सीखेंगे, तो यहाँ पर उतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, वेल नेचर, भाई आवाज़ कम कर दो। एनर्जी फॉल कर रही है नॉर्मली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो हमको मोमेंटम बताना है। तो मुझे एक बस बात बता दो कि मोमेंटम होता क्या है। एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा होती है, प्रियंका चोपड़ा को देख के एनर्जी आ जाती है, तो मोमेंटम क्या हो जाता है, एनर्जी बाई सी। हाँ तो एनर्जी बाई सी मेरा होता है क्या, मोमेंटम। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो याद करो उस दिन को जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, बॉडी को फेंक रहे थे ऐसे और ऐसे वापस आ रही थी, तो इसमें मोमेंटम कैसे चेंज होता था, सिर्फ mv नहीं होता था, 2mv होता था। तो यहाँ पर भी हमको एक तरह से चेंजिंग मोमेंटम बताना है, वो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमारा 2e/c वाला आंसर करेक्ट होगा। आगे चलेंगे, तो इस चीज़ को हम एटम ड्यूअल नेचर चैप्टर में और डिटेल में करेंगे। अब देखो लाइट की एनर्जी है वो फॉल कर रही है, क्या ये यूनिट से आपको यहाँ पर समझना है, वाट पर मीटर, वाट पर मीटर का स्क्वायर, मतलब पावर दिया है, वो फॉल कर रही है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट से। तो अगर सरफेस एरिया इतना है, तो एरिया कितना हो गया, 15 × 10⁻⁴ मीटर में, तो एवरेज फोर्स कितनी लगेगी। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स होती क्या है, फोर्स जो होती है वो प्रेशर इंटू एरिया होती है, ये प्रेशर इंटू एरिया होती है। अब
ये हम कहाँ पढ़े हैं? अरे यार, अब इतना भी बताना पड़ेगा कि फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होती है। तो मुझे एक बात बताओ, जब जो प्रेशर होता है वो मेरा 2I/c और प्रेशर मेरा I/c होता है, किसके लिए? ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए और ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आई क्या है? ये आई है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बताओ कहाँ पढ़ा था? थर्मल प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने इसको। अब आगे, ये इंटेंसिटी होती है, ठीक है। सी क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो प्रेशर की वैल्यू 2I/c हो जाएगी इनटू एरिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में हमको आई दिया है। ये बात कैसे समझ में आएगी कि ये मेरा आई है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी को थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर होती है, तो पावर अपॉन एरिया। तो पावर का यूनिट वाट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर का स्क्वायर ये मेरी इंटेंसिटी की यूनिट है। यहाँ से आपको इतना लॉजिकली समझना है। अब हमको इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है? 2 इंटू 25 इंटू एरिया। एरिया कितना है? 15 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमने एरिया लिख दिया, हमने इंटेंसिटी लिख दिया। सी की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, हाँ पता है। बस अब सारी को काटो पीटो करना है। तो एक काम करें क्या? तीन एकम तीन, तीन पचे 15, 25 दूना 50, 50 पचे 50 पचे कितना होता है? 5 पचे 25, 1250 है। 25 दूना 50, 50 पचे 250, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁸ आ गया। हाँ, अब नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगी। कैसे कैसे कैसे? अब ये पगला है क्या? तो क्या करेंगे भाई? पावर को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पर जो पावर होगी जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हम छोटी सी मिस्टेक करते हुए 25 इंटू 10⁻⁴ है, तो यहाँ पर एक और 10⁻⁴ आ जाएगी। मतलब यहाँ पर एक और 10⁻⁴, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ मेरा कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या बचेगा? सिंपली मेरा 250 बचेगा और नीचे से 10⁻⁻8 आएगा, तो वो प्लस का माइनस बन जाएगा। तो इसको हम 2.5 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। ये क्या है मेरा? ये है मेरा फोर्स, किसमें? न्यूटन में। तो 2.5 इंटू 10⁻⁶ यही मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है? लाइट का एवरेज फ्लक्स। अब तो आपको समझ गया होगा कि ये क्या दिया है। ये तो आई दिया है और ऊपर वाट है, नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट। ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 10⁻+4। वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ध्यान देना। तो इंसिडेंट एरिया मुझे दे दिया इतना सेंटीमीटर। तो क्या ये कुछ उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपको? हाँ, एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस एरिया ड्यूरिंग टाइम स्पेंड। अब इस बार हमको इसने एनर्जी पूछ लिया, तो क्या आपको अभी अभी बताया कि इंटेंसिटी होती है ई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इंटेंसिटी ये होती है, मुझे क्या बताना है? एनर्जी। तो एनर्जी को यहीं रहने दो, ये हो जाएगी आई इंटू ए इंटू टी। अब बस आई की वैल्यू रखो, कितनी है भाई? 20 इंटू 10⁻⁴। ए की वैल्यू कितनी है भाई? ए की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻⁴। 20 इंटू 10⁻⁻⁴। टी की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। इससे ये गया 2 दूनी 4, ये 400 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 60, 4 छंग 24 हो गया। ये 1 2 3 0 मतलब 24,000। अब 24,000 को हम 24 इंटू 10⁻³ जूल तो लिख ही सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही बेहतरीन सवाल कि B0C E बराबर होता है, तो क्या? तो E बाई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो C/1 तो होता है। तो आप ये आंसर टिक करे होंगे, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोला? रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एनर्जी डेंसिटी इनटू सी होती है। अब ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम सीखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो ये मेरा, ये वाली चीज़ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के लिए सेम, ये वाली चीज़ वैल्यू वाइज सेम होती है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर और हाफ, ये इसके बराबर होता है हाफ
बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका मतलब 1:1 आ जाएगा। अब तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है भाई, इस क्वेश्चन में हमको बी की वैल्यू दी है पर्टिकुलर प्लेस पर, ई की वैल्यू हमको बतानी है। कैसे बताएंगे ई की वैल्यू, मुझे फ्रीक्वेंसी दी है और बताया है कि बी मेरा जेड में है। इस क्वेश्चन में मुझे एग्जैक्टली सॉल्व करने की कोई नीड पड़ेगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्लेन जो है वो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो खुद ट्रैवल कर रही है वाई में, तो वाई में कौन है, वेव खुद है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वो जेड में है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मेरी एक्स में आ जाएगी? क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक्स तो आएगा, वाई नहीं आएगा, एक्स आएगा। अब एक्स पॉजिटिव, देखो तो जब भी ऐसा होता है ना सेम वैल्यू दो ऑप्शन में, तो ये वाला नहीं होता है। ये कैसे पता चलता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, तो या तो -24 है या तो +24 है। अब -24 है या +24 है, ये कैसे पता करें, अपना हाथ निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर रखो एक्स में, और थंब तुम्हारा वाई डायरेक्शन में हो, ये जो थंब है वो वाई डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है। बी को ऐसे थप्पड़ मारा है कि ये यहीं पर रहे, थप्पड़ किधर मार रहे हो, अंदर साइड, थंब ऊपर है, 4 फिंगर इधर है, इसको थप्पड़ मारेंगे तो अंदर जाएगा। इसका मतलब ये मेरा अंदर, अंदर का मतलब -x होगा। अब आप बोलेंगे अंदर का मतलब तो -k होता है, -x कब से होने लगा? अरे भाई कैसे बताऊँ अब तुमको, कैसे बताऊँ, सोच रहा हूँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ। देखो ऊपर वाई होता है, थंब मेरा ऊपर है, ठीक है, और मैं जेड में थप्पड़ मारूंगा, मतलब ऊपर तो जेड में थप्पड़ मारूंगा, तो ये तो मेरा एक्स में ही रहेगा, पॉजिटिव एक्स में रहेगा कि नेगेटिव एक्स में। अब जेड में थप्पड़ मारूंगा तो जेड तो मेरा आगे पीछे होता है, आगे या पीछे, आगे या पीछे। तो ये देखो थंब मैंने रखा किसकी डायरेक्शन में, वेव की डायरेक्शन में, वो वाला जो पिछली बार बताया वो थोड़ा सा उल्टा हो गया था। थंब वाई में है, 4 फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारा तो किधर आ रहा है थप्पड़ मेरा, बाहर साइड, बाहर थप्पड़ आ रहा है। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब कि मेरा थप्पड़ प्लस जेड में जा रहा है, मतलब सही है, थंब वाई में है, तो क्या मैंने अपनी 4 फिंगर -x की तरफ रखी है, इसीलिए माइनस वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, रिलेशन बिटवीन एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने पहले ही बता दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डेंसिटी एवरेज होती है वो सेम होती है। कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू। ये ध्यान रखना, ये मेरा नॉट नहीं रहेगा, इसमें नॉट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पीक वाली वैल्यू नहीं होती है। अगर मैंने पीछे ये गलती की हो तो प्लीज़ उसको सुधार दीजिए। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वाई डायरेक्शन में, मतलब वेव की डायरेक्शन वाई में है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। अच्छा, अगर वेव वाई में है तो पक्का इलेक्ट्रिक एक्स और जेड में ही होगी, तो एक्स और जेड, वाई जेड गलत हो गया, वाई एक्स गलत हो गया, वाई तो आएगा ही नहीं किसी में भी। ये देखो इसमें भी वाई था, ओ तेरी, इसमें भी वाई था, इसमें भी वाई था, इसमें भी वाई था, ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन नहीं हो गया? हाँ हो तो गया भाई। अब आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा नहीं, तो इतना सा, के रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोगेशन वेक्टर ऑफ ईएम वेव, और प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर ईएम वेव को ही हम डब्ल्यू बाई के नहीं, डब्ल्यू बाई वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बाई वी। कैसे, याद करो उस दिन को जब बताया था कि विकेट कीपर वीके है, मतलब विकेट कीपर विकास कुमार है। अब क्या, अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर बताना है, तो कैसे करेंगे भाई, हम एक काम करेंगे, क्या हमको पता है कि ई नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू सी होता है। सी है क्या, एक तरह से एक वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड, कुछ तो रॉन्ग है, वेलोसिटी की जगह पर नहीं सही है, डब्ल्यू बाई के लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई, डब्ल्यू बाई के लिख दिया। अब मुझे एक बात बताना कि ये के है क्या, के जो भी है कुछ तो है। अच्छा, एक और चीज, वो जो होता है ना, क्या, I इज इक्वल टू जे क्रॉस के, हाँ, तो क्या मैं चाहूँ तो इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ कर सकता हूँ, मतलब जे को यहाँ, फिर I को यहाँ, फिर के को यहाँ, हाँ ऐसे एक्सचेंज चलता है वेक्टर में। तो मुझे एक बात बताओ, ये के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोगेशन वेक्टर, मतलब इसी डायरेक्शन में मेरी वेव है,
तो क्या मैं के को कह सकता हूँ कि इसी डायरेक्शन में वेव है और ये मेरी ई क्रॉस बी हो जाएगी। तो अगर मैं बी को इधर उठा के लेके जाऊँ, के को उधर उठा के लेके जाऊँ, तो आपको कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं। अब ये के वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पर के की जगह पर डब्लू बाई क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे बताओ? के की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डब्लू बाई। अब ये बस रेफरेंस के लिए बता रहा था, मेन आंसर तो अपना यहीं से आ जाएगा। हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताना है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो ई नॉट के बाई डब्ल्यू जैसा कुछ आएगा डायमेंशन। तो ई नॉट के बाई डब्ल्यू जैसा एक ही आंसर है, वो ये वाला है और यही आंसर होगा मेरा। तो देख रहे हो वेव कितना काम दे रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिया है, हमको बताना है करेक्ट रिलेशन। तो क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक गाली मतलब बी सी, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और सी क्या है? नथिंग बट एक वेलोसिटी, और वी के बराबर डब्ल्यू होता है, तो वी बराबर डब्ल्यू बाई के हो जाएगा। तो ये सी भी एक वेलोसिटी ही है। अगर ये ऐसे दिया है तो वेलोसिटी ही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई के। ये देखो यहाँ से, अब ये ई नॉट बाई बी नॉट है, तो ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई के, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ई नॉट के इंटू बी डब्ल्यू मतलब फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है भाई, सिंपल सी स्टेटमेंट है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में इंडिपेंडेंट अपॉन प्रोपोगेशन। मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में बोलना डिपेंड करती किसी पे भाई, वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, गलत बात है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में इंडिपेंडेंट अपॉन वेवलेंथ होती है, ये बात भी गलत है। ये हम सीखे थे कहाँ? प्रिज्म वाले चैप्टर है, मतलब रे ऑप्टिक्स में, कि वेलोसिटी जो है वो ओरिजिनल वेलोसिटी के लैम्डा टाइम्स कम हो जाती है जब उसको हम पास करते हैं किसके थ्रू? दूसरे मीडियम के थ्रू, तो ये भी गलत हो गई। स्पीड ऑफ इंडिपेंडेंट होती है मोशन ऑफ सोर्स के, ये भी हम सीखेंगे या सीखे हैं कहाँ? रे ऑप्टिक्स में, कि इस लाइट की स्पीड जो होती है वो सोर्स के मोशन पर इंडिपेंडेंट करती है। जब डॉपलर इफेक्ट था तब हम ये चीज़ सीखते थे, तो ये वाली बात सही है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी के, ये बात भी बिल्कुल सही है कि किसी मीडियम में जो स्पीड लाइट की होती है वो इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड करती, क्योंकि इंटेंसिटी एक नंबर है और नंबर को नंबर से फर्क पड़ता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? सी और डी, मतलब फोर्थ वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब यहाँ पर हमको सीखना पड़ेगा कुछ चीज़ें, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 6 फॉर्मूले होंगे, हम फटाफट से करेंगे। क्या? पहली चीज अरे यार बड़ा मोटा चल रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, ये क्या होती है भाई? ये मेरी होती है हाफ, आप इसको याद करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई का स्क्वायर। अब ये ई क्या हो सकता है भाई? ये ई मेरा हो सकता है ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब ये ऐसा हो सकता है, तो ये मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव हो गई। और अगर मैं लिखूं एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, तो इसका एवरेज ले लेंगे, तो हाफ से मल्टीप्लाई, मतलब 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, ये मेरी एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। अब क्या? अब हम करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव ये कितनी होती है? ये मेरी होती है हाफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। और अगर मुझे यहीं लिखनी हो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, तो हम लिखेंगे 1/4 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और यहाँ पर बी क्या हो सकता है अगर होगा तो? बी नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक बात और आपको सीखनी होगी कि ध्यान से देखो, ये बी नॉट नहीं है, ये बी है और ये ई है। अब अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी पूरे ईएम वेव की लिखनी हो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव किससे मिलकर बनी है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, और एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कितनी हो जाएगी? वो मेरी एकदम सिंपली U होगी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू U, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस
मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डेंसिटी और दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ई या फिर 2 टाइम्स ऑफ एम। अब ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी ऊपर पढ़ा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है भाई मैग्नेटिक वाले पार्ट में, वहाँ पर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट होता है, और ये दोनों बराबर होती है। तो ये क्या आ गया मेरा। अच्छा, अगर इन दोनों को जोड़ के लिखना ही पड़े, मान लो कोई ऐसा दिन आ जाए, भगवान ना करे, तो सिंपली हाफ प्लस हाफ ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ई स्क्वायर या फिर बी नॉट बाई म्यू, ये मेरी एनर्जी डेंसिटी ई एम वेव की आ जाएगी। अब अगर मुझे लिखना हो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव, तो वो इसकी आधा हो जाएगी, मतलब ई नॉट ई का स्क्वायर, ई नॉट ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, और यहाँ पर नॉट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, या फिर इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें ई में ई नॉट है, लेकिन ऊपर नहीं बताया था, कहाँ बताया था, इसमें ई नॉट नहीं था। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब हम एवरेज लेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो एवरेज लेते हैं, तो तब जो साइन वाला टर्म आता है ना, साइन वाले टर्म का जब एवरेज लेते हैं, तो ये मेरा 1 हो जाता है। ध्यान रखना, इस बात को भूलना मत। ये बात हम एक जगह सर ने क्लास में अल्टरनेटिंग करंट में सिखाई थी। तो जहाँ जहाँ पर साइन की वैल्यू पुट होगी, वहाँ 1 हो जाएगी, और एवरेज किसकी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव की नॉट के टर्म्स में आएगी, और बाकी किसी की नॉट के टर्म्स में नहीं आएगी। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको 6 चीज़ें याद रखनी है। कौन सी 6 चीज़ें, एक ये पहली चीज़, दूसरी चीज़ इसका एवरेज, फिर तीसरी चीज़ ये, चौथी चीज़ ये, पांचवी चीज़ टोटल वाला कौन सा, ये कहाँ गया, ये पांचवी चीज़, और छठवीं चीज़ ये। अब हम सवाल कर लेंगे, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी टू द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होती है, डिवाइडेड बाई एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टोटल बोला है तो टोटल बोल देगा, तो पहली चीज मुझे एवरेज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी बताना है, तो ये 1/2 नहीं यार, 1/4 होगा, और जब 1/4 होगा, हो चुकी थी पता नहीं कैसे, ये 1/4 होगा। तो और आपको एक बात याद रखनी है, वो जो मैंने बताया था अभी साइन स्क्वायर कोप्चा की वैल्यू जो भी थीटा होगा, उसकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है, 1 नहीं होती। जहां जहां पर वर्ड एवरेज आएगा, वहां पर क्या, ई नॉट और बी नॉट आएगा, ना कि सिर्फ ई और बी। तो एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी 1/4 होती है, ये ई नॉट होगा, और टोटल वाली ये होती है, तो इससे ये कैंसिल हुआ, और 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 मतलब 1/2 ही आंसर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में, ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमको बतानी है। ये कैसे बताएंगे भाई, मुझे एक बात बताओ कि V इज इक्वल टू C बाई म्यू एम इंटू एम होता है कि नहीं होता है, होता है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करने से पहले एक काम करें, क्या दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, कर लेंगे, तो ये सिंपली म्यू एम ई एम हो जाएगा। मुझे रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है, तो रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे, परमिएबिलिटी मैग्नेटिक वाले को बोलते हैं, तो ई एम हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू म्यू एम। अब ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸, वी की वैल्यू हमको दी है क्या 2 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸, और म्यू एम की वैल्यू कितनी दी है भाई 1 दी है। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो यही आएगा, नो स्क्वायर है भाई, स्क्वायर कौन करेगा, फिर से करते हैं यार, 3 त्रिका 9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 इंटू 10⁻16। इससे ये कैंसिल हो, क्योंकि स्क्वायर करना था ना, मैंने स्क्वायर नहीं किया था। 4 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 2.25 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा कि गामा की वेवलेंथ सबसे लीस्ट होती है, तो सबसे लीस्ट तो एक में ही है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर बताना था, सेकंड वाला ही मेरा आंसर हो जाएगा।
आगे चलेंगे, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट दी गई है, ट्रू फॉल्स बतानी है। कैसे बताएंगे? सोचो जरा, सोचो सोचो। In plane electromagnetic wave, electric field, magnetic field must be perpendicular to each other and direction of propagation of wave along electric और magnetic field। ये बात गलत दे दी। वैसे तो पूरी बात ऊपर वाली सही ही थी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव along इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वेव की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। इसमें बोल दिया कि वेव की डायरेक्शन ई या बी की डायरेक्शन में होगी, तो ये गलत हो गया। एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। सही बात है, हमने पढ़ा है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर होता है हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू के। अब म्यू नॉट ही समझ लो, ये सही। बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, भाई पगला है क्या? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर होते हैं। डी वाला देखते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात भी सही है। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अरे भाई ये क्या बोल दिया? ये बोल रहा है बी इज इक्वल टू ई नॉट सी, ये तो गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड गाली है, ई बराबर बी सी, तो ये भी गलत हो गया। तो ए और डी वाला मेरा आंसर सही हो जाएगा। ए और डी नहीं, बी और डी, बी और डी मतलब ये वाला। आगे चलेंगे हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सर ने कराया था वेल नेचर चैप्टर में, लेकिन रिलेटेड तो इसी चैप्टर से है। हमको पावर दे दिया है और बोल रहा है इतना फोटोन पर सेकंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इज 10⁻16। पावर हमको दे दिया है 15 किलोवाट मतलब 15,000, और हमको पूछ रहा है कि ये किस स्पेक्ट्रम से बिलोंग करेगा। तो क्या हम एक काम करेंगे? कौन सा काम? तो आप अभी आने वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे कि पावर जो होती है वो हमारी होती है, क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब ये तो वर्क पावर में ही पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर एनर्जी कौन सी होगी? hc/λ या hf/t भी लिख सकते हैं। अब ये hf/t कितने फोटोन के लिए? एक। ऐसे कितने फोटोन है? n फोटोन है पर यूनिट टाइम। अब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये कांस्टेंट है, तो क्या ये निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो F इज इक्वल टू PT डिवाइडेड बाई NH हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे N/T की वैल्यू इतनी दी है, तो क्या T/N की वैल्यू मेरी 1, पावर की वैल्यू 15,000, T/N की वैल्यू मेरी 10⁻16 हो जाएगी, नीचे आ गई। और H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−34 होती है। हाँ होती है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ 2.5 इंटू 10⁻21 के ऑर्डर में आएगा। तो ये इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी आ गई। तो सर जी ने हमको फ्रीक्वेंसी भी याद करने के लिए बोला था। यक्स गाड़ी यक्स यू वी इन माई रेंज। फ्रीक्वेंसी को कैसे याद कराया था सर ने? याद करो कि बोला था सबसे पहले 10⁻4 लिखो, ये फ्रीक्वेंसी होगी। फिर उसका डबल, फिर उसमें और 4 जोड़ दो, फिर एक गैप छोड़ दो, फिर 4 जोड़ दो, फिर एक गैप छोड़ दो, फिर 4 जोड़ दो। अब इस गैप में क्या फिल करते हैं? यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ये गामा के पास है 10⁻20, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी 10⁻21 के ऑर्डर में आई है, तो ये भी लगभग गामा के पास ही है और एक्स रे ऑप्शन में भी नहीं है। तो हम गामा को टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है 12 नेचर एंड रेडिएशन। तब तक के लिए ओके बाय।